नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान। 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 2008 में हुआ था सीरियल ब्लास्ट। ये 26 जुलाई वो दिन सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी। એ લોકોની ભૂમિકા જે છે એ મહત્વની રહેલી એવું કેસના જે રેકોર્ડ ઉપર આવેલા પુરાવાથી બહાર આવેલું છે। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान। बड़ी खबर आज के दिन की, 38 दोषियों को फांसी की सजा हुई है। लेकिन यह खबर आज के दिन 38 दोषियों को फांसी की सजा, 11 को उम्र कैद। 26 जुलाई 2008 की यह घटना। 70 मिनट में जब लगातार सिलसिलेवार तरीके से 21 धमाके हुए थे, दहल गया था मणिनगर। पीएम नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज के दिन सजा का ऐलान। अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषियों को सजा हुई है। 38 दोषियों को फांसी, 11 को उम्र कैद। 8 फरवरी को सिटी सिविल कोर्ट ने 78 में से 49 आरोपियों को यूएपीए के तहत दोषी करार दिया था। एक दोषी जो गवाह बन गया था। आज टोटल 38 एक्यूज को ऑनरेबल डेजिग्नेटेड जज फॉर बॉम्ब ब्लास्ट केसेस, उन्होंने 38 एक्यूज को आज हैंगिंग किया है और 11 एक्यूज को लाइफ टाइम की सजा दी है। दिल्ली से संवाददाता पीयूष शुक्ला पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, 13 साल तक लगातार सुनवाई चली, 38 दोषियों को फांसी की सजा, और क्या कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ी? पीयूष, तकरीबन 49 लोगों को दोषी करार दिया गया है। 28 लोग इस पूरे मामले में निर्दोष करार दिए गए हैं। 2008 में ये सीरियल ब्लास्ट हुए थे और 20 जगह पर 21 ब्लास्ट हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि 56 लोग इस पूरे ब्लास्ट में जो है मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग इस पूरे ब्लास्ट में घायल हुए थे। एक लंबी प्रक्रिया चली है। 9000 पन्ने की चार्जशीट रही है। 1100 से ज्यादा गवाहियां हुई हैं। सागर, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में तकरीबन 6 से ज्यादा जज बदले गए हैं। तकरीबन 9 के आसपास जज जो हैं वो उनके तबादले हो गए और उसके बाद तब जाकर इस मामले में कोई फैसला आया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरह से बड़ा ब्लास्ट हुआ था, सिमी से इसके तार जोड़े गए थे और लगातार जांच एजेंसियां उस दौरान सक्रिय थीं। तमाम ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 7 राज्यों में 28 लोग इस मामले में जेल में बंद हैं और अब जाकर इस मामले में फैसला आया है। वो जो पीड़ित परिवार रहे हैं, उस ब्लास्ट के जो पीड़ित परिवार रहे हैं, उनके लिए एक राहत की खबर है। लेकिन 13 साल का वक्त सागर लग गया इस पूरे मामले में फैसला आने में। ठीक है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, क्या उनके लिए भी सरकार की तरफ से कुछ कहा गया? पीयूष, देखिए, पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता दे दी गई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो 13 साल जो न्याय प्रक्रिया है, उस न्याय प्रक्रिया की जटिलता की वजह से 13 साल का वक्त लगता है और 13 साल में बहुत कुछ हालात बदल जाते हैं। तमाम ऐसे निर्दोष जो थे वो कारागार में बंद थे। तमाम ऐसी चीजें नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को इस बारे में नए सिरे से सोचना भी होगा। लेकिन पीयूष, कहा यह भी जा रहा है कि कई ऐसे दोषी अभी भी हैं जो फरार हैं, जिनकी तलाश अभी जारी है। जी हां, बिल्कुल। इस मामले में तमाम ऐसे दोषी हैं जिनको अभी भी जांच एजेंसियां अपने राडार पर रखे हुए हैं, उनकी तलाश कर रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में तमाम षड्यंत्रकारी थे। आरडीएक्स कहां से आए, बम एक्सप्लोजर बनाने का सामान कहां, तमाम ऐसी चीजें नहीं हैं। और जो उनके लाने वाले लोग थे, जो मास्टरमाइंड थे, वो सभी अभी तक फरार हैं इस पूरे मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। दल, बीजेपी, कांग्रेस और ये सारे आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से, मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर, चन्नी साहब, ये जितने नेता हैं, सुखबीर बादल, ये सारे इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी को हराने में लग गए हैं। बिकॉज ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से जीते। ये नहीं चाहते कि भगवंत मान किसी भी तरह से सीएम बने। ये भगवंत मान ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है। ये भगवंत मान को सीएम बनने से रोकना चाहते हैं।
ये सारे मिलके पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होगे एक ही किस्म की भाषा बोलते हैं, केवल हमें गालियां दे रहे हैं ये सारे मिलके, केवल मेरे को, भगवंत मान को और आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं हमें। और ऐसे लगता है जैसे सारे रात को बैठ के बातचीत करते हैं आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस से या कॉल से, और अगले दिन सारी पार्टियां, सारे नेता एक ही भाषा में हमको गालियां देते हैं, एक ही जैसी भाषा बोलते हैं। तो हमारा कसूर क्या है ये सारे के? ऐसा आप देखेंगे सुखबीर बादल चन्नी जी के खिलाफ नहीं बोलता, चन्नी जी सुखबीर बादल के खिलाफ नहीं बोलते, बीजेपी वाले बाकियों के खिलाफ नहीं, ये सारे केवल और केवल हमें गालियां दे रहे हैं, सारे मिलके एक ही भाषा में। हमारा क्या कसूर है? हमने क्या कर दिया? हम यही तो कह रहे हैं ना कि हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे किए, यहां पे एक मौका दो, हम पंजाब के भी स्कूल अच्छे करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब में मौका दो, हम यहाँ भी अस्पताल अच्छे बनाएंगे, सबको फ्री इलाज देंगे, फ्री दवाई देंगे, फ्री टेस्ट करेंगे, फ्री ऑपरेशन करेंगे, सबका मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक बनाएंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, यहाँ एक मौका दो, यहाँ भी पावर कट बंद कर देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे। जैसे दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ भी लोगों की बिजली फ्री करेंगे। जैसे दिल्ली हम यहाँ पे बच्चों को रोजगार देंगे, दिल्ली में 10 लाख बच्चों को हमने रोजगार दिया। यहाँ पे नशा खत्म करेंगे, नशा बंद करेंगे, ईमानदार सरकार लेके आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जैसे दिल्ली में किया। यही तो कह रहे हैं हम लोग। ये लोग नहीं चाहते कि पंजाब में ये सब हो। पूरा का पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, मेरे भगवंत मान के और आम आदमी पार्टी के। तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे नहीं हो सकते? इस बार सारे तीन करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो जाओ और इस बार इस पूरे सिस्टम को हराना है। इन पूरी सारी पार्टियों को, ये पूरा जो सिस्टम है, अकाली दल का, कांग्रेस का, बीजेपी का, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस बार अपने को हराना है। चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, इस बार पंजाब के लिए वोट डालो, सारे इकट्ठे हो जाओ। 3 करोड़ पंजाबी मिलके इस बार ईमानदार सिस्टम लेके आएंगे, आम आदमी पार्टी लेके आएंगे और भगवंत मान को सीएम बनाना है। मैं मीडिया के साथियों को खासतौर से बधाई देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी मशक्कत करके और बड़ी मेहनत से इस पूरे चुनाव के दौरान, मैं देखता था जब हम रोड शो में जाते थे कैसे जीपों पे लटके रहते थे सारे पत्रकार, और कैसे बड़ी कठिन परिस्थितियों में आप सब लोगों ने बहुत अच्छा निष्पक्ष तौर पे आपने पूरा चुनाव प्रचार को कवर किया है सभी पार्टियों का। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो सर, प्रधानमंत्री और उसके अलावा राहुल गांधी जो हैं उनके बयान सामने आए, यहाँ पर हमला बोल रहे हैं एक खास बयान को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? ये जैसा मैंने कहा कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और सारे ये क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा।
और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसका जरा सा सीक्वेंस अगर हम देखें, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाए मेरे ऊपर, अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की, अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की, अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। मेरे को कुछ लोग, मेरे लोग कह रहे थे जी राहुल गांधी पे लोगों को यकीन, या राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे तो जनता विश्वास नहीं करती, लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा, प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। और ये इतना बड़ा आतंकवादी ये पकड़ा कैसे गया? पिछले 10 साल में, 7 साल में, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में, मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई, और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से देश की सुरक्षा के ऊपर को डील किया जाता है। मैं समझता हूं कि आतंकवादी 2 किस्म के होते हैं। एक वो आतंकवादी होते हैं जो जनता में खौफ फैलाते हैं, और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूं, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूं, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूं मैं। 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं, मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था, और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। मुझे पता चला है कि कल शाम को केंद्र सरकार ने चन्नी साहब को फोन करके एक चिट्ठी लिखवाई है कि इसकी तहकीकात की जाए। तो अगले 1-2 दिन में मुझे खबर मिली है, एक ऑफिसर का फोन आया था कि अगले 1-2 दिन में एक एनआईए में एक एफआईआर दर्ज की जाएगी मेरे खिलाफ। सबका, उन सारी एफआईआर का स्वागत है, लेकिन ऐसे इस तरह से अगर देश की सुरक्षा को केंद्र सरकार डील करेगी तो देश की सुरक्षा को लेके काफी चिंता होती है। सर, जिस तरह के आरोप इस बार लग रहे हैं वैसे ही पिछली बार भी लगे थे, और एंटी पंजाबी तक आपको बोल देते हैं। चन्नी साहब बार बार कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर लेंगे, यहाँ कैसे चला लेंगे सरकार, इस तरह के बयान आते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल में, तो अब केवल और केवल गाली गलौज की राजनीति, केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हम अपने काम गिना रहे हैं, हम पंजाब का विजन बता रहे हैं, और ये लोग केवल आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे हैं। सर, जैसे आतंकवादी बताया जा रहा है, ठीक इस तरह से ये बताया था कि आप आरएसएस के एजेंट भी हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ अगर ये हो सकते हैं आप, तो फिर वो कैसे हो सकते हैं, इसे कैसे देखते हैं? ये भी कांग्रेस का एजेंट भी आपको कहा जा रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है। हाँ, तो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं आतंकवादी हूँ, और दूसरी तरफ कह रहा है कि आरएसएस का एजेंट हूँ, तो फिर तो सारी आरएसएस भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, तो फिर तो सारी कांग्रेस भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, तो कह रहे फिर तो सारी बीजेपी भी आतंकवादी है।
मतलब मेरे को, लेकिन इस बात की, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, मेरे को चिंता इस बात की है कि इन्होंने देश की सुरक्षा को कॉमेडी बना के रख दिया है। 7 साल से 10 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आतंकवादी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री देश के टुकड़े करने की प्लानिंग कर रहा था, और किसी एजेंसी को पता नहीं चला। उन्होंने, सारी एजेंसीज ने मेरे घर पे रेड मार ली, मेरे दफ्तर पे रेड मार ली, उनको कुछ नहीं पता चला। एक दिन एक कवि ने उठ के एक कविता सुनाई और तब देश के प्रधानमंत्री को अचानक समझ में आया, अरे बाप रे, इतना बड़ा आतंकवादी देश के मेरे शहर में रह रहा था, मेरे को पता ही नहीं चला। जो भला उस कवि का जो उसने कविता लिख दी, वो कविता नहीं लिखता तो फिर तो किसी को पता ही नहीं चलता इस देश में। थैंक यू। तो कुमार विश्वास पर अरविंद केजरीवाल का तंज। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों वाली टीम में रहे थे और इन्होंने आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल पर सनसनी मचा दी है, और इसीलिए अब ये बात कही जा रही है कि हो सकता है सुरक्षा भी बढ़ाई जाए कुमार विश्वास की। उस कवि का शुक्रिया जिसने आतंकी पकड़ लिया, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और खुद को भगत सिंह का चेला भी बताया है अरविंद केजरीवाल ने। यह कहा कि 100 साल पहले वो पैदा हुए थे, लेकिन मैं उनके रास्तों पर चलता हूं, मैं उन्हीं का चेला हूं। तो चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे चलेंगे मैनपुरी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए आप। भाई भाई के संबंध को ऋषि परंपरा के साथ जोड़ करके देखता है, और फिर मैनपुरी उसी महान ऋषि परंपरा में, मयन ऋषि की इस परंपरा के साथ अपने आप को जोड़ता है। भाइयों बहनों, जब मैं मैनपुरी में आता हूं तो मुझे महाराजा तेज सिंह के किले की याद भी आती है, जिन्होंने अपने कालखंड में इस पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी थी। और इसीलिए आज जब मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मैनपुरी की इस महान जनता से संवाद करने के लिए आज यहां पर आया हूं, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आभारी हूं आप सभी का, जिन्होंने यहां पर आज इतना उत्साह दिखाया है। तृतीय चरण के मतदान के प्रचार का आज अंतिम दिन है। सायंकाल 6 बजे प्रचार कार्य बंद होगा, लेकिन भाइयों बहनों, मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका जो उत्साह है इस बात को प्रमाणित करता है कि मैनपुरी की इस बार चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चारों के चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कैसे नहीं, क्योंकि भाइयों बहनों, आपका जो आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है, याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 2014 के पहले पूरे भारत की क्या दुर्गति कर दी थी कांग्रेस के नेताओं ने, सपा बसपा ने मिल करके। भाइयों बहनों, जो उत्तर प्रदेश देश को नेतृत्व देता था, जो उत्तर प्रदेश पूरे देश के लोगों के लिए हृदय स्थल था, पिछली सपा बसपा सपा की सरकारों ने उस उत्तर प्रदेश की वह दुर्गति कर दी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। 2017 के पहले यही चलता था, अराजकता चरम पर थी, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, दंगा के बाद कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू, महीनों तक कर्फ्यू,
न बेटी सुरक्षित थी, न महिलाएं सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और भाइयों बहनों, उस असुरक्षा के माहौल में उत्तर प्रदेश में प्लान होता था। आज जब 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और अपना आशीर्वाद देने के बाद 5 साल के बाद जब फिर से हम चुनाव में आए हैं, तो आज मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने भी आया हूं। आपने देखा होगा 5 साल में आपकी भावनाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता। दंगाई अगर कहीं दंगा करता है तो उसके पोस्टर अगले दिन चौराहे पर लग जाते हैं कि ये घोषित दंगाई है। और तीसरे दिन उसके घर में नोटिस पहुंच जाती है कि इसने इतनी संपत्ति का नुकसान किया है, इस संपत्ति की अब भरपाई भी ये कर ले। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं होगा, भाइयों बहनों, व्यवस्था को आप अच्छे ढंग से आगे नहीं बढ़ा सकते। और बिना भेदभाव के इन पेशेवर दंगाइयों और अपराधियों को, इन बमबाजों को जो बम चला करके राजजनों को राजनी करवाते थे, बेटी और बहनों की सुरक्षा पे सेंध लगाते थे, व्यापारियों की सुरक्षा पर सेंध लगाते थे, उनके लिए सरकार का बहुत स्पष्ट संदेश था कि अपराध करोगे तो उसकी भुगतान भी करोगे। और भाइयों बहनों, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, कर्फ्यू नहीं लगता, बमबाजी नहीं होती। आज तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकल रही है और कांवड़ यात्रा में हर हर बम बम के नारे लगते हैं। ये है नया उत्तर प्रदेश, यही है नया उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने भाइयों बहनों जो कहा सो करके दिखाया। ये बड़े बड़े पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, गरीबों का, व्यापारियों का, बहन बेटियों का जीना हराम कर देते थे, आज आप देख रहे होंगे ये सभी जेल के अंदर हैं और जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। आज आप देखते होंगे इनको गिड़गिड़ाते हुए। और मैं फिर आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, मैं तो आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। एक बात बताऊं मैं, और वह बात है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझसे कहे कि अब चुनाव के दौरान तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो, कभी कभी उस बुलडोजर को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे इसके बाद? मैंने कहा उसका असली काम तो 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब बिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब ये चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। विकास, उत्तर प्रदेश का विकास, एक ऐसे उत्तर प्रदेश के निर्माण की ओर हम उत्तर प्रदेश को लेकर के जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए कहीं भटकना न पड़े। तो मैनपुरी यानी कि सपा का गढ़ जहां पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सुना आपने, उन्होंने जमकर वार किया सभा पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।